नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। 2023 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावों में जी जान से जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी। आज से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उसमें मिशन 2024 और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। बैठक से पहले पीएम मोदी ने छोटा सा एक रोड शो किया, मगर इस रोड शो का संदेश बड़ा था। पटेल चौक से पीएम मोदी का ये काफिला निकला तो बीजेपी समर्थक झूम उठे। ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े की थाप पर नाच रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश हो रही थी और मोदी मोदी का शोर गूंज रहा था। समर्थकों का उत्साह देखकर, उनकी उमंग देखकर पीएम मोदी गदगद थे। कार के बाहर खड़े होकर पीएम समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। नरेंद्र मोदी रोड शो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों तरफ सड़क के जनता खड़ी हुई देख सकते हैं कि पूरा काफिला कारकेट प्रधानमंत्री का दिखाई दे रहा है। हमारे कैमरामैन अशोक बेनोड आपको दिखाएंगे और प्रधानमंत्री पटेल चौक से होते हुए कन्वेंशन सेंटर जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वहां सीधा जाएंगे और लोगों के बीच से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए लोग खड़े हुए काफी देर से उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए देख सकते हैं कि स्वागत करने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा काफिला सामने जा रहा है और मोदी जनता के बीच से होते हुए यही एक तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो जनता से कनेक्ट रखते हैं। वैसे तो पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड तक बमुश्किल 500 मीटर का ही ये रोड शो था, मगर इस छोटे से रोड शो में बड़ी राजनीति के बीज थे। इस रोड शो में भविष्य की सियासत का सरमाया था। इस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन का एहसास था। 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं इस साल में, वो बहुत मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के तौर पे है। त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मेघालय, नागालैंड में उनकी अलायंस की सरकारें चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, जहां 2018 में उनकी सरकार चली गई थी, उनके हाथ से सत्ता चली गई थी और उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो मंथन होना है। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी पहले से थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा था। तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात में 156 सीट की रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में हो रही कार्यकारिणी की थीम्स पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के प्लान का अंदाजा लगता है। बीजेपी ने जो 6 थीम तय की हैं, उनमें सुशासन प्रथम की एक थीम है, दूसरी है सेवा, संगठन और समर्पण, तीसरी है समावेशी और सशक्त भारत, चौथी है संस्कृति की संवाहक, 5वीं है विश्व गुरु भारत और 6ठी है विपक्षी राज्यों में संघर्ष। जैसी थीम्स की झलकियां दिखाई गई हैं, इससे पता चलता है कि आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के महासमर के लिए बीजेपी किन कामयाबियों को लेकर आगे बढ़ने वाली है। खबर है कि गुजरात के बाद बीजेपी अब 2024 में 405 सीटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। पूरा आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसका पूरी रणनीति तय की जाएगी कि किस ढंग से कहां कुछ 160 सीटें जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं लोकसभा की, उनको कैसे ठीक किया जाए, वहां पर कैसे जीत की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। ये तमाम चीजें बीजेपी की 2 दिन की जो मैराथन बैठक, इसमें एजेंडा सेट किया जाएगा 2024 को लेकर के। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की इस बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा होगी, रणनीतियां तय की जाएंगी और बताया जाएगा कि आगे बीजेपी किस फॉर्मूले पर चुनावों में उतरेगी।
मंथन के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से जो है आगे ग्रास रूट तक जाया जाए। और इसीलिए कार्यकारिणी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। जी हाँ, गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए आप घर घर तक जाइए, आम आदमी के साथ कांटेक्ट कीजिए और चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लगता है कि जिन राज्यों में सत्ता नहीं है उनमें सत्ता पे कैसे आया जाए, उस पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर तो उनको काम ही करना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां अपनी सरकारों को कैसे रिटेन करना है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जेपी नड्डा बीजेपी के तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। उनसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह ही हैं जो दो बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 के समर में वो पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं, मगर मोदी के रोड शो पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से बयान आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरकर बीजेपी ने आनन फानन में मोदी का ये रोड शो किया है। कांग्रेस की ओर से वार हुआ तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मूर्छित पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लिए अभी से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन पीएम का रोड शो कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बौखला गई है, इसीलिए उसके जवाब में पीएम मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश का मोदी के रोड शो पर ये बयान क्या आया? बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा पर हमलों की बौछार कर दी। आज तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हर लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा थी, इसलिए कि जिस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए उनके बारे में पूरे देश को जानकारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो पर हमला करने के लिए कोरियोग्राफ शब्द का इस्तेमाल किया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जी कोरियोग्राफ किए गए रोड शो के जरिए अपनी लोकप्रियता चेक करना चाहते हैं। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी तो बीजेपी ने राहुल की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दे दिया। ये शब्द उसी के दिमाग में आएगा जो पहले से चल रहा हो, तो इट मीन्स कि वो लोग कोरियोग्राफ और कोरियोग्राफी के आधार पे चल रहे हैं। यहाँ कुछ कोरियोग्राफ और कोरियोग्राफी नहीं होती है, यहाँ तो सीधे जनता से जुड़ाव है। और जनता के प्रधानमंत्री आज थोड़ी देर सड़कों से खुले में जाएंगे, उनका दर्शन करने कोई भी आ सकता। जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पीएम के रोड शो को बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बताया था, जिसके बाद से दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं। और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं।
नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। दरअसल इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलाकर 9 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यात्राओं और रोड शो के जरिए सभी दल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले कर माइंड गेम खेल रहे हैं। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। 2024 के चुनाव को लेकर बयानबाजियां तो हो रही हैं, मगर साथ में प्रधानमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, तो बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया कि फिलहाल पीएम पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। चेहरे कई हैं, चर्चाएं कई हैं और इन चेहरों और चर्चाओं के बीच विपक्ष 2024 की रणनीति की चाल चल रहा है और हर एक चाल के साथ सियासत का ताप बढ़ रहा है। विपक्षी मोर्चे की जंग के बीच अब नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बयान पर नई लड़ाई छिड़ी। पीएम पद को लेकर मोदी के सामने किसकी चुनौती बड़ी है? कोलकाता के एक कार्यक्रम में अमर्त्य सेन ने ममता बनर्जी में पीएम बनने की क्षमता बताया, तो इस बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब आया। प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। देश की जनता ने पिछले 2 टर्म से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया है। विशेष करके देश की गरीब, महिला, युवा, ग्रामीण, पिछड़े, एससी, एसटी, वंचित वर्ग, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व दिया है। अगले बार भी जो 2024 की चुनाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर विजय होगा। बीजेपी नेता पीएम पद के लिए वैकेंसी न होने की बात कह रहे हैं, तो विपक्षी ऐसे दावों को बीजेपी का अहंकार बता रहे हैं। 24 के चुनाव में आर पार की लड़ाई के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। बीजेपी के अहंकारी नेताओं को शायद ये अब पता भी नहीं कि इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और यहाँ ईवीएम से कौन इस देश पर हुकूमत करेगा ये तय होगा। आज 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जरूर हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनके लिए लगभग असंभव इसलिए है कि जिन वायदों के बल पर उन्हें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, आज कहीं न कहीं जनता खुद को छली हुई महसूस कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मतलब हिंदी पट्टी के मुख्यमंत्री में इतनी खराबी है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा चेहरा नहीं है, और जो हमारे गृह मंत्री केंद्रीय बने हुए हैं उनके सपने का क्या होगा। मेन बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग जो कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आखिरी बार प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकजुटता की कोशिश लगातार हो रही है। नीतीश से लेकर केसीआर तक इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेसी नेता भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्षी एकता का दम दिखा रहे हैं। इस कवायद के बीच बीजेपी अमर्त्य सेन के बयानों को बेअसर बता रही है। ममता बनर्जी की तारीफ में दिए बयान पर सवाल उठा रही है। देखिए, अमर्त्य सेन इतना दिन सीपीएम का होके काम किया। वामपंथी लोग जब और कोई प्रासंगिक नहीं है, तब इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को पकड़ा, सीपीएम से सुविधा लिया। अभी तृणमूल से कोई सुविधा लेने का जरूर बात है, इसलिए ममता बनर्जी का नाम लेके उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 की शुरुआत के साथ ही 24 के चुनावों के लिए रणनीति का दौर शुरू हो गया है। लिहाजा हर बयान पर जुबानी जंग हो रही है। नेताओं के बीच सियासी तकरार बढ़ रही है।
कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली में मचे सियासी घमासान की। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच जंग की नई किश्त सामने आई है। केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है कि एलजी ने बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोका। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ काम का प्रचार किया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ी तो जोरदार विरोध नजर आया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का मोर्चा दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। शाही नहीं चलेगी, शाही नहीं चलेगी। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर उपराज्यपाल के आवास की घेराबंदी की। खुद सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम ने इस मोर्चेबंदी की अगुवाई की। मामला दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने का है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल ने फाइल रोक दी, बीजेपी के षड्यंत्र में शामिल होकर दिल्ली के स्कूली बच्चों से ज्यादती की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। एक तरफ आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा तो दूसरी ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सारे हथियार निकाल लिए। दिल्ली के बच्चे अच्छे पढ़ें, उसके लिए हम अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं, तो उनको जाने दें। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी साहब के पास में इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है। आज दिल्ली के 70% स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। आज दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी हुई है, उनमें दवाई नहीं है। जो हमारे डीटीसी में मार्शल्स हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। उपराज्यपाल की घेराबंदी करने से पहले दिल्ली विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के वेल में जाकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संविधान और संविधान पीठ का फैसला है कि एलजी साहब किसी चीज को रोक नहीं सकते। सिर्फ एलजी साहब को अगर कोई बात नहीं पसंद तो वो राष्ट्रपति महोदय को उसको भेज सकते हैं। जिस तरीके से फिनलैंड जाने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक के काम हो, योगा का काम हो, हर काम को एलजी साहब रोक रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ है। और अब एलजी साहब ये कहने लगे हैं कि मैं संविधान की बातों को नहीं मानूंगा, जो मेरा मन है मैं वैसे करूंगा। ये पार्टी, ये सरकार, ये आम आदमी पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाती है और इसलिए हमें इस प्रकार के तमाम प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारी मजबूरी है कि हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की बात सदन में प्रभावी ढंग से उठाएं और सरकार को कटघरे में खड़ा करें और सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार जवाब देने से बचती है, कतराती है और भागती है। दरअसल विधानसभा के सत्र की शुरुआत होते ही दोनों ओर से मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायकों ने प्रदूषण का मसला उठाया और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विधानसभा में पहुंच गए। दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। केजरीवाल जी इस निमित्त कोई भी कदम नहीं उठा रहे। उनको एहसास दिलाने आए कि दिल्ली के लोग सांस ले के जहरीली सांसों के कारण मर रहे हैं और उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए उनको बतलाने आए हैं कि आप सबको एक एक सिलेंडर फ्री में बांटिए ताकि दिल्ली के लोगों का जान बचाया जा सके। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी सियासी तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ से काम करने का दावा है तो दूसरी ओर काम के दिखावे का आरोप है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर अश्विनी चौबे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। परशुराम चतुर्वेदी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्री के साथ उनके आंदोलन से जुड़े हुए थे और लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे। परशुराम चतुर्वेदी जो चुनाव किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो आते चुनाव किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा। आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो आते चुनाव किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा। आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ। इलेक्ट्रिक कार लाने में मारुति दूसरी कंपनियों से काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन इस बार की ऑटो एक्सपो ने मारुति ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी का कॉन्सेप्ट उतार दिया है। देरी से एंट्री के बावजूद ईवी मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी से मारुति अपनी धाक जमा सकती है। तकनीकी और ताकत के साथ ही ये कार किफायत का अनूठा संगम साबित हो सकती है। Ladies and gentlemen, presenting for the first time, the electric EVX. तीन साल बाद ऑटो एक्सपो का द मोटर शो के नाम से आगाज हुआ तो इसमें पहली और धमाकेदार पेशकश देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की रही। कंपनी ने ऑटो एक्सपो में पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया। देश में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली मारुति इलेक्ट्रिक कार के मामले में फिसड्डी है और अभी तक कंपनी के पिटारे में कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है। लेकिन अब EVX एसयूवी के कॉन्सेप्ट को पेश करके मारुति सुजुकी ने इस सेगमेंट में भी जल्द आने का बिगुल बजा लिया है। EVX एसयूवी में 60 kWh बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जिसे एक बार चार्ज करने पर 550 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक एसयूवी एक छोटा और कॉम्पैक्ट मॉडल है जिसे शहर में पर्सनल मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक मजबूत सुजुकी 4x4 क्षमता के साथ आता है। EVX एसयूवी मॉडल काफी हद तक मारुति सुजुकी बलेनो पर आधारित है। इसके बाहरी हिस्से में कर्वी लुक मिलता है। इसमें लंबा व्हील बेस, छोटे ओवरहैंग्स और अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ सुजुकी का एसयूवी डिजाइन मिल जाता है। कंपनी का दावा है कि मारुति EVX में कई एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। This is Suzuki's first vehicle which is built on a born EV platform. Born EV platform means it's a platform which is not modified of an existing ICE vehicle but has been from ground zero built up so that's to provide the maximum in terms of creating the EV architecture both in the interior and the exterior. So you can see in this vehicle the wheelbase is quite large and that enables it to have a much larger interior space and also the flexibility for managing both the interior and the exterior. कॉन्सेप्ट EVX भविष्य के इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए कंपनी के विजन का हिस्सा है। इस सेगमेंट में एंट्री के लिए मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि वो नए वाहनों के उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी अपने प्रोजेक्ट इमेजिनेक्स के तहत पर्यावरण अनुकूल कारों पर फोकस करेगी, जिसमें सस्टेनेबिलिटी पर मुख्य फोकस रहेगा। ऐसे में कंपनी ईवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ तैयार है। 2025 में इस एसयूवी के बाजार में आने की उम्मीद है।
Maruti Suzuki has believed that we really have to be technology agnostic in that, and we will necessarily have a mix of options in terms of technology. We have strong hybrid and hybrid, which gives you, the 40, 50, 60% of the time it works on a city on a EV mode. It charges, regenerates. It's a regenerative braking charging, so you have no anxiety about charging infrastructure. So I guess all these technologies will coexist, and EVs will also be one of them. इसके साथ ही मारुति ने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल को पेश करके फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के प्रति अपनी कोशिशों को जाहिर किया है। ये कार E85 फ्यूल पर चल सकती है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन 20 से 85% इथेनॉल मिश्रण पर चलने के लिए विकसित किए गए हैं। कम प्रदूषित होने के साथ साथ इनकी खासियत है कि इनमें ज्यादा माइलेज भी मिल जाता है। इस कार के भी 2025 तक बाजार में आने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो।